हाँ, तो ये तीसरा पार्ट शुरू हो रहा है आज कौन से चैप्टर का? प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं का तीसरा भाग है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गहन निर्वाह कृषि। कौन सी कृषि है? तो जरा बाहर बच्चे शोर कर रहे हैं, हमको बोल क्या नहीं अभी बोल रहे। गहन निर्वाह कृषि ये कहाँ होती है? गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? पीछे वाले को हमने पढ़ा था, जिसमें उनके उसकी डेफिनेशन, एरिया, तरीका, समस्याएं और कहाँ जो होती है वो चीजें थी। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। पहला उत्तर आपका यही होना चाहिए। अगर ये प्रश्न आता है कि गहन निर्वाह कृषि क्या होती है, तो आप उसके बारे में कुछ भी बताएं, लेकिन उसके नीचे आप ये बताएं कि इस प्रकार की कृषि है ये मानसून एशिया के घने बसे देशों में। और इस चीज को अपने नोटबुक में अंडरलाइन करें। आप आंसर दे रहे हो ना, वहां भी अंडरलाइन करें। यहां से यहां तक अगर आपने लिखा है तो उसके बाद में यहाँ ये चीज अंडरलाइन हो जाएगी, तो जो आपकी नोटबुक चेक करेगा उसको डायरेक्टली सीधा सीधा दिखाई देगी, ये बच्चे को इस बारे में, एरिया के बारे में पता है। तो कहाँ होती है ये? मानसून एशिया। ऐसा एशिया, वो एशिया जहां पर मानसून, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है ना जून के महीने में, उसमें जो बारिश होती है वहां ये कृषि ज्यादा की जाती है। गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार है, एक तो चावल प्रधान और एक चावल रहित। बहुत आसान है। गहन निर्वाह कृषि के प्रकार है दो, एक तो जहां पर चावल बहुत ज्यादा होते हैं, चावल की प्रधानता होती है, एक जहां चावल नहीं होती है ना। तो पहला है चावल प्रधान, इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। तो ये बात तो आप सीधे से वैसे लिख सकते हो। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। एक बात आप और ध्यान में रख सकते हो चावल के बारे के अंदर, ये है कि जैसे या इंडिया का मैप बता सकते हो आप कहाँ है? इंडिया का मैप डाउनलोड मिल जाएगा क्या? कहाँ है? ये रहा। अब देखो, ये जो चावल है इसको देखिए आप। चावल प्रधान, भारत में चावल कहाँ होते हैं? जहां भारत में कहाँ होते हैं? पंजाब हरियाणा में होते हैं। वो तो होते हैं सबसे ज्यादा। पंजाब में तो क्षेत्रफल का जो रेशो है वो ज्यादा, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में तो होते, लेकिन पश्चिम बंगाल इलाके में उधर भी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें मैप में एरिया अगर पूछा जाता है तो आपको क्या करना है? इस एरिया में आप चावल देखिए, कोस्टल एरिया जो किनारे है ना सारा का सारा, बहुत आसान होगा आपके लिए ये चीज बताना। अब थोड़ा थोड़ा पंजाब हरियाणा में भी आप दे सकते हो, लेकिन यानी जो किनारे तटीय इलाका है वो सारा। और एक चीज और है, जनसंख्या। अब आप ये देख लो, दो चीज आपकी एक साथ क्लियर हो रही है। इसमें से दो चीज क्लियर क्या होगी? दो चीज ये क्लियर होगी कि आपको ये पूछा जाएगा कि भारत की जनसंख्या का जमावड़ा कहाँ ज्यादा है, तो भी आप ये बताओगे। कहाँ से शुरू हो जाओगे? इधर यहां से शुरू होगी, जो आप पंजाब हरियाणा बता रहे हो ना, इधर से शुरू होके, इधर से आप शुरू होके और फिर बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल से लास्ट में इधर आ जाओगे और फिर लास्ट में यहाँ आ जाओगे। ये दो चीजें कवर कर रहा है। चावल भी यही ज्यादा होते हैं और जनसंख्या का जो संकेंद्रण है, ज्यादा जनसंख्या है, वो भी यही है। क्लियर है ना? बैक स्ट्रिप में आएगा क्या अभी? अभी चावल प्रधान में हो गया, जनसंख्या घनत्व के कारण इसमें खेतों का आकार छोटा होता है। ये चीज नोट कीजिए आप। साथ में जो चीजें बताते हैं ना, तो होमवर्क की बुक में आप इसको नोट कर दीजिए। इसमें क्या होगा? ये खेतों का आकार है वो छोटा होता है, पहली बात होगी। कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है, पूरा परिवार, छोटे बड़े सब काम में लगे रहते हैं। भूमि का गहन उपयोग होता है। यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम बहुत ज्यादा होती है, यंत्र कम होते हैं।
ठीक है। और इसकी उर्वरकता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद दी जाती है, जैसे हम गांव में ऐसा करते हैं, गांव घर की खाद खेत में डाल देते हैं, ऐसा करते हैं। और हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन है ना, वो कम है। अब देखिए ऐसा इलाका जहां चावल रहित निर्वाह कृषि है, चावल रहित वाले, देखिए मानसून एशिया के अन्य भागों में चावल प्रधान कहाँ है, मानसून एशिया में जहां प्रभाव रहता है, जहां मानसून का वहां पर। और ये चावल रहित कहाँ होती है, मानसून एशिया के अन्य भागों में, जहां पर उच्चावच, कहीं भूमि ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं स्लोप है, इस तरह का होता है। जलवायु वहां की कैसी है, मृदा वहां पर कैसी है, मिट्टी, अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना वहां संभव नहीं है। यहाँ अपने राजस्थान के अंदर ये चीज संभव नहीं है। और आपने तो क्यों सी मूंग, बाजरा, ग्वार, मोर, चौड़ा, तिल और चना, लेकिन चावल नहीं हो सकता। अब देखिए इसके आगे देखिए उत्तरी चीन, ऊपर वाला हिस्सा मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ एवं सोरगम बोया जाता है। भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिम भाग में गेहूं और दक्षिण पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। ये वो इलाका बताया जा रहा है, ये वो इलाका बताया जा रहा है जो चावल प्रधान नहीं है। वहां क्या बोया जाता है वो चीजें बताई जा रही है। इसमें कृषि की अधिकतर विशेषताएं वही है जो चावल प्रधान कृषि की है। छोटे खेत होते हैं, सारे लगे रहते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, तो इसका मतलब वो विशेषताएं तो सेम ही होगी ना। इसमें सिंचाई भी की जाती है। अंतर क्या है, इसमें सिंचाई करी जाती है। अब आगे रोपण कृषि, इसका भी प्रश्न पूछा जाता है। रोपण कृषि, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। रोपण कृषि कि रोपण कृषि कौन सी होगी। रोपण कृषि यूरोप के लोगों ने विश्व के अनेक भागों में औपनिवेशीकरण किया। यूरोप के लोग, हॉलैंडवासी आए थे, अंग्रेज आए थे, डच आए थे, अलग अलग देश के अलग अलग कोणों में जाके वहां पर अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए, शासन करना शुरू कर दिया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे उन्होंने रोपण कृषि। तो इसका मतलब रोपण कृषि की शुरुआत किसने करी, यूरोपीय लोगों ने करी, जो बृहद स्तरीय लाभोन्मुखी उत्पादन प्रणाली है। अब अगर आप इसकी विशेषता लिख सकते हो, रोपण कृषि की शुरुआत यूरोपीय लोगों ने करी और ये बृहद स्तरीय का मतलब बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर, और ये लाभ वाली प्रणाली है, लाभोन्मुख प्रणाली है। अभी यूरोपीय उपनिवेश अपने अधीन, यूरोपीय उपनिवेश उनके अधीन जो भी देश थे, जो इलाका था, उनमें उन्होंने क्या किया, वो इलाका अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ये शब्द बार बार आ रहा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उनके अधीन जो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र थे, उष्णकटिबंधीय कौन से, वो मध्य रेखा के सराउंडिंग में आसपास थे, वो उनमें चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला, अनानास की पौध लगाई। अब आपके पहला प्रश्न तो यही बनता है कि रोपण फसल क्या है और उनके नाम बताओ। जब 4-5 दे देंगे, उनमें से एक कहेंगे ये रोपण नहीं है, बाकी लिख देंगे इसमें से रोपण फसल कौन सी नहीं है, तो आपको छांटना होगा। तो छांटोगा जो चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, अनानास और केला, ये हो गया। अब देखो इसकी विशेषता है, इस कृषि की प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें कृषि का आकार बहुत विस्तृत होता है। चावल प्रधान में हमने क्या देखा था, छोटे छोटे खेत करे जाते थे दोनों में ही। इसमें क्या किया है, बड़ा विस्तार विस्तृत होता है। इसमें अधिकांश पूंजी निवेश, अब इसमें पूंजी निवेश ज्यादा करना पड़ता है, पैसे ज्यादा लगते हैं। प्रबंधन मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ता है, उच्च प्रबंधन होता है, तकनीकी आधार होता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है
और ये एक फसली कृषि है जिसमें एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। ये एक फसली है, इस तरह की कृषि है कि जिसमें एक ही फसल पर ध्यान दिया जाता है, एक ही फसल बोई जाती है। अब इसकी विशेषताएं देखो आप, रोपड़ की। रोपड़ कौन लाए? यूरोपियन लोग लाए। 2-3 के नाम लिख दो, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने कहाँ करने की कोशिश करी है खेती? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, है ना। क्या कौन कौन सी फसल लेके आए? चाय, कॉफी, कोको, गन्ना, रबड़, कपास, केला, अनानास, इनकी खेती करी ना। अब इसकी विशेषताएं पहले तो इनके विस्तृत पैमाने पर होती है, पूंजी का निवेश ज़्यादा करना पड़ता है, उच्च प्रबंधन होता है, तकनीकी और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह की जो विशेषता है इसमें, ये आपको, और बड़ी बात इसकी है, सबसे मुख्य है कि ये एक फसली कृषि है। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जितने प्रकार के आपके प्राथमिक प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कृषि दी गई है, उनमें एक फसली कृषि कौन सी होती है? अगर उसमें रोपण का नाम है तो आप उसमें उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा इसमें? श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं इसमें, एवं यातायात विकसित होता है जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े होते हैं। चाय के बागान होते हैं, श्रमिक सस्ते कैसे मिल जाते हैं? महिलाएं भी पार्ट टाइम में काम कर लेती हैं। आपने फोटो देखे होंगे, पीछे इस तरह से वो एक छाबड़ी से लगा के पत्तियां तोड़ तोड़ के उसमें डालती है, और वो काम हो गया तो वहाँ सड़कें बनाई जाएंगी। सड़कें बनाई जाएंगी तो बाजार से जुड़ जाएंगे लोग, सुविधाएं बढ़ जाएंगी, ये हो जाएंगी। अभी हो गया। अब फ्रांस वासियों ने पश्चिम अफ्रीका में कॉफी, अब यहाँ पर टेबल की जरूरत होगी। ये चीज जो आ जाती है ना, ये आपको अच्छी लगनी चाहिए, मेरे को भी लगती है, क्योंकि ये याद करने में बड़ा आसान रहता है। डाटाज आ गए आपके पास, सुंदर सुंदर क्लिक के अगले को दिखा दोगे, ये पढ़े देख लें, है ना। तो क्या किया उन्होंने? फ्रांस वासियों ने, ये फ्रांसीसियों ने क्या किया कि पश्चिमी अफ्रीका में, ये अफ्रीका कौन सा होता है? पश्चिमी, जो अटलांटिक की तरफ है, वो कौन सा अफ्रीका? यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो नीचे तो जाओगे नहीं आप। अफ्रीका का जो मध्य रेखा के आसपास वाला इलाका है, वहां हिंद महासागर की तरफ या अटलांटिक की तरफ? अटलांटिक की तरफ, वही तो होगा पश्चिम, अटलांटिक की तरफ। पश्चिम अफ्रीका में उन्होंने कॉफी और कोकोआ की पौध लगाई। एक चीज तो ये होगी, यहां लिखोगे फ्रांसीसी, क्या लिखोगे? यहां लिखोगे फ्रांसीसी, यहाँ उसका क्षेत्र, यहाँ फसल का नाम, 3 चीज बना लो इसको। ये रिलेटेड टू कॉफी, कॉफी जैसा है पीने का पेय पदार्थ। ब्रिटेन में भारतत्व है, ब्रिटेन में भारतत्व है, श्रीलंका में चाय के बाद। तो यहाँ क्या करोगे आप? लिखोगे ब्रिटेन, यहाँ क्षेत्र में क्या करोगे? भारत और श्रीलंका, और क्या? चाय, जो थोड़ी देर बाद बन रही है, अभी पिएंगे, है ना। उसके बाद मलेशिया में रबड़ के बाग, कौन लगाया? मलेशिया में रबड़ के बाग किसने लगाए? ये ब्रिटेन वासियों ने, मलेशिया और रबड़, ये भी। तो ब्रिटेन वासियों ने क्या किया? दूसरा काम, इंडिया श्रीलंका में चाय, मलेशिया में रबड़, और भी कहीं नाम आ रहा है इनका, आएगा तो लिख देंगे, ठीक है। एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केला, और आगे ना। फिर यहां लिखो ब्रिटेन वासी, और इलाका क्या होगा? पश्चिमी द्वीप समूह है, पश्चिमी द्वीप समूह में क्या लगाया उन्होंने? गन्ना और केला, ये लिस्ट बना लो, हो गया। तो ये 3 जगह तो ये ब्रिटेन वासी आ गए। ये इसलिए आ गए कि इनका ये बहुत सारे देशों पर शासन चलता था, राज किया करते। अमेरिका वासियों ने, इन्होंने भी किया है, अमेरिका वासियों ने यूएसए, फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बाग लगाए। अब गन्ना 2 लोगों ने लगा दिया है। ब्रिटेन वासियों ने कहाँ लगाया? मलेशिया में। अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में लगा दिया, ठीक है। और इंडोनेशिया में एक समय में गन्ने की कृषि में वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है कि इंडोनेशिया में
गन्ने की कृषि पर एक प्रकार के लोगों का एकाधिकार था। पूछा जा सकता है किसका एकाधिकार था? डच, हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड आपने पहले अंग्रेजी में इंग्लिश सुना था, हॉलैंड इज अ फ्लैट कंट्री। यूरोप में है, एक फ्लैट है, सीधा समुद्र तल से नीचा है, दीवारें बनाई हुई है पानी से बचने के लिए। उस हॉलैंड वासियों का, डच जहां लोग रहते हैं, उनका एकाधिकार था। किस पर था एकाधिकार? गन्ने की कृषि पर। कहां? इंडोनेशिया। ब्राजील में आज भी कॉफी के बागान, जिसे फजेंडा कहा जाता है, ये प्रश्न 10 बार पूछ लिया बोर्ड ने। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा किसे कहते हैं? कहाँ? ब्राजील में कॉफी के बागान को फजेंडा कहा जाता है। यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देशों, सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में है। ये रोपण कृषि समझ में आ गई? एक बार घर पे जाके पढ़ लेना। घर पे जाके पढ़ोगे तो आपके जो स्टेबल मेमोरी में चली जाएगी। उसके बाद में आप जब आपकी एग्जामिनेशन हो उस समय पढ़ना, बहुत आसानी से याद हो जाएगी 2 बार पढ़ने में भी। अब है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। शुरू करें। मध्य अक्षांश ये कौन से होते हैं भाई? मध्य अक्षांश कौन से होते हैं? मध्य अक्षांश ये हो गए, जैसे इसमें क्या दिखेगा? सफेद दिख जाएगा। ये मध्य अक्षांश ये हो गए। ये तो नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? ये कौन से अक्षांश है? उच्च है कि निम्न है? निम्न। और ये दोनों उच्च है, और इनके बीच वाले ये मध्य, ये उच्च, ये निम्न, और बीच वाला कौन है? ये हो गया ना। तो मध्य अक्षांश के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल है गेहूं। मध्य अक्षांश, तो मध्य अक्षांश की मुख्य फसल क्या है? वैसे आप इस तरह का चार्ट बना सकते हो, आपको सारी फसल है ना वो ऐसा पता चल जाएगी उष्ण कटिबंधीय में कौन सी होती है, कौन से इलाके में कहाँ होती है, इस तरीके से। लास्ट ईयर ये बनाया था एकता ने। कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता है बनाने से, 100 में से 100 नंबर आए थे उसके। इस प्रकार की कृषि की मुख्य फसल गेहूं है। यद्यपि अन्य फसलों जैसे मक्का, जौ, राई, जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। खेत जोतने में, फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों के द्वारा किए जाते हैं। इसमें प्रति एकड़ का उत्पादन कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ऐसा क्यों है, आप इसको जानने की कोशिश करें, कोई खास बात नहीं है। इसमें देखते हैं कौन सा आया मैप में, मैप को पढ़ गए। इससे पहले कोई मैप आया था क्या? गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र। ये देखिए, अगर मैप में, लास्ट ये मैप पढ़ा के छोड़ दूंगा। अगर आपको मैप में गहन निर्वाह कृषि पूछ लिया जाता है, गहन निर्वाह कृषि पढ़ा आपने? क्या होती है गहन निर्वाह कृषि? क्या होती है? एक प्रकार की, 2 प्रकार की, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो चावल प्रधान और, ठीक है, उनकी विशेषता आप देखते रहेंगे। अब इसके अंदर पूरे विश्व में गहन निर्वाह कृषि जो चावल प्रधान, चावल रहित है, बड़ा आसान मैप है। क्यों अभी आसान? देखो आप, पूरा मैप खाली पड़ा। यहां पर आप ये देखिए, सिर्फ ये इलाका लिया है, थोड़ा सा ये इलाका लिया है। ये इंडिया का तटीय इलाका सारा ले रखा है ना, और यहां तक ये पंजाब तक चला जाता है। ये गंगा का मैदान, उसके बाद तटीय इलाका पूरा, और ये इलाका, यहां पर ही तो
अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत में जनसंख्या का वो क्या बोलते हैं, डेंसिटी, तो क्या कहते हैं, घनत्व है, घनत्व ज्यादा कहाँ है, तो आप इस इलाके को हाईलाइट करोगे, इसको पंजाब से लेके इधर आ जाओ, क्योंकि मैदानी भागों में लोग ज्यादा बसते हैं और तटीय भागों में ज्यादा, और चावल और इसकी सेम कंडीशन है एक जैसे। इधर फिर इस इलाके में आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत इधर ये लेके और यहाँ आ जाएंगे ये, तो यानी ये भूमध्य रेखा है ना, इससे लगभग ऑलमोस्ट आप ऊपर ही रह जाएंगे, सिर्फ एक इलाका यहाँ थोड़ा सा ऐसा करना है, बाकी इसको ऊपर ही आपको बताना। चलिए आज आपको इतना ही पढ़ाते हैं।